number of bond element to atom, right? Number of bond in between two atoms. तो दो एटम के बीच में जो बॉन्ड की संख्या है उसको हम क्या कहेंगे? बॉन्ड आर्डर। क्या कहेंगे? बॉन्ड आर्डर। देखा जाए थोड़ा सा यहाँ पर बॉन्ड आर्डर का जो फार्मूला होगा ये होगा हाफ N B माइनस N B number of bonding molecular electron N A number of empty bonding molecular electron bonding molecular electron का मतलब bonding molecular atom में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको bonding molecular electron कहेंगे एंटी बॉन्डिंग molecular atom जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसका कहेंगे एंटी बॉन्डिंग molecular atom इलेक्ट्रॉन कहेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन ले रहे हैं ध्यान दो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन में लिखा जाए तो 7 + 7 कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या लिखेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 यहाँ पर क्या होगा 2 पाई सॉरी पाई y 2 y 2 सिग्मा 2 ध्यान देना ये 2 का यहीं तक होगा लेकिन जो क्रम बताए थे क्रम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर देते हैं ये आगे कर देते हैं ठीक है। इसके बाद क्या शुरू होगा स्टार जैसे ध्यान दो ये 1 मतलब सिग्मा 1 था इसके बाद 1 स्टार आया ना 2 था क्या आया 2 स्टार आया। उसी तरह से ये पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2 अब इसके बाद स्टार कहाँ से होगा पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2 सिग्मा स्टार 2pz2 ध्यान देना n2 अगर बात करें तो ये 14 हो गया देखो दिनों 2 4 6 8 10 12 14 हो गया ना। ये आगे हम लिखते हैं क्रम मतलब इस क्रम में आगे अगर भरना होगा मान लो 16 लिखना होता है यहाँ लिखते मतलब एक यहाँ कर देते हैं 18 लिखना होता तो 2 और 2 कर देते हैं। ये बताने का क्रम है तो इस क्रम में हम लोग लिखेंगे पिछले लेक्चर में बताया थे लेकिन आप लोग तब तक भूल चुके होंगे। अच्छा अब ध्यान रखना यहाँ पर इसका क्या लिखना है 14 यहाँ तक हो चुका ना तो कितने स्टार वाले हैं देखो 1 और ये 2 ही स्टार है तो मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो Nb कुल कितने का है 14 कुल कितने हैं 14 में से 4 2 और 2 ये तो Np1 हो गए तो Nb कितना हो गया N1 कितना हो गया 4 Nb कितना हो गया बेटा 10 5 ऑर्डर कितना हो जाएगा 10 - 4 बटे 2 कितना हो गया 6 बटे 2 कितना हो गया। अब आगे हम बताएंगे नहीं किसी का आगे लिख के नहीं बताएंगे बस लोग समझा दे रहे हैं तो इधर आ लो अगर 15 इलेक्ट्रॉन हो जाए जैसे N2 माइनस ले लिया जाए तो एक इलेक्ट्रॉन और रहेगा ना तो 15वां कहाँ जाएगा स्टार में जाएगा 16वां कहाँ जाएगा स्टार में 17वां स्टार में 18वां स्टार में 19वां स्टार में 20वां स्टार में मतलब 14 के आगे जो भी लिखेंगे वो कहाँ पे जाएंगे स्टार में मतलब एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। तो अब जैसे मान लो हम 15 कर लेते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर N2 ये N2 का है ना N2 माइनस कर दिया जाए लिख नहीं रहे समझा रहे हैं
तो 15 में 10 तो ये यहाँ पर कोई फर्क पड़ा इधर नहीं, और यहाँ पर बॉन्डिंग कितने थे 10 और एंटी बॉन्डिंग कितने थे 4 और एक यहाँ एंटी बॉन्डिंग और आ गया, तो कितना हो गया 5 बटे 2, कितना आ गया 2/5। ये 2 डबल माइनस करते हैं बेटा, अब कितने हो गए डबल माइनस डबल, एक और एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 बटे 2, कितना 2 हो गया ना। अच्छा इधर देखो कितना करना है, और 14 13 कर देते हैं, n2 प्लस कर देते हैं, n2 क्या करना है प्लस, तो n2 प्लस कर दिए तो कितना हो गया 13, तो यहाँ पर तक कितना था 14, तो एक टर्म घटा तो कहाँ से घटा, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग से, बॉन्डिंग है ना, तो बॉन्डिंग पहले बॉन्डिंग कितने थे 10 और एंटी बॉन्डिंग कितने थे 4, एक कम हो गया, तो कहाँ से बॉन्डिंग से, तो कितना हो गया 9 माइनस 5 कितना 4, तो कितना बचा 2/5। C2 ले लें 12 कर दें, तो 12 कर दें तो दोनों चला जाएगा, तो बॉन्डिंग से 2 कम हो गए, बॉन्डिंग से 2 कम हो गए, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 कितना बचा। अब यहाँ पर एक कंक्लूजन निकाला जाए, हम इलेक्ट्रॉनिक स्कूल लेवल का एक थोड़े है, यहाँ एक कंक्लूजन लोग निकालते हैं, कंक्लूजन ये निकालते हैं कि किसी में भी अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर उसका कितना होगा 3, CO कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 और O का 8 से 14, बॉन्ड ऑर्डर 3, तो किसी का भी अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर 14 आ जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखेंगे 3। अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़े या घटे, देखो ये बढ़ा 15 में भी 15 हो गया 2/5, 16 हो गया 2, मतलब प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 की क्या होगी कमी होगी, या एक टर्म घटेगा तब भी बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 की कमी होगी। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन निकाला गया है, ये ध्यान दो, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर कितना 14, अब बताओ 13 2/5 12 गया 2 11 1/5 10 1 9 10/5 8 0। अब यहाँ पर 15 2/5 16 2 17 1/5 18 1 19 10/5 20। मतलब आपको इस तरह से जैसा हमने लिख के यहाँ पर बताया उसको करने की कोई जरूरत नहीं, बस केवल आप याद रखो क्या 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना गया 3, इसके बाद प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के बढ़ने पर बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 की कमी होगी, चाहे वो बढ़ेगा चाहे वो घटेगा। अच्छा, अब प्रश्न ये होता है कि 8 से अगर ज्यादा है तो क्या होगा, कम है, 8 से कम है तो फिर आप निकाल नहीं सकते हो या नहीं निकालना चाह रहे हो, ये ध्यान दो। तो यहाँ पर बाबा वर्ड से तो कर चुके,
बस करना ना मेरे बाबा को तो होता है ना बस हम बी बार बॉन्डिंग ए बार एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग तो मान लो दो ही इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग क्या होगा एंटी बॉन्डिंग तो बाबा से परिचित होने से अपना सारा मार्क्स लिखेगा ठीक है जैसे H2 माइनस है H2 माइनस है अब बताओ H2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन 3 H2 में 2 और एक माइनस के कारण 3 तो 2 बॉन्डिंग में हो गया और एक क्या हो गया एंटी बॉन्डिंग में 2 माइनस 1 बटे 2 बराबर कितना ये E2 माइनस हो गया ये E2 माइनस He में कितने होते हैं 4 2 और 2 He में 4 2 He में 4 और एक माइनस है तो 5 तो 5 में ये ध्यान दो 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग कैंसिल बचा कितना 1 तो 1 बटे 2 कितना 1.5 कितना हो गया 1.5 ये ऐसे कर सकते हो 2 और 1 3 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा ठीक है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो इस बराबर से ठीक है तो ये होगा आगे चल जाए तब तो वहाँ अगर बताने गए ऊपर कर दो इसको यहाँ पे if bond order less than 0 then species does not fall if bond order greater than 0 but less than 1 then species form but does not exist bond order greater than 1 are equal to देखो बेटा ये इसका मतलब 1 है या 1 से ज्यादा है स्पेसिफिक फॉर्म एंड एग्जिस्ट स्पेसिफिक फॉर्म एंड एग्जिस्ट यहाँ पर आगे bond order directly proportional to bond energy और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल bond order bond energy और stability क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो जाएगा आगे चल रहा है भैया प्रयास आगे लिख दियो तो इसको आगे रिमूव कर चलो क्वेश्चन है रिप्रेजेंट order of bond order of coordinates
बाउंड ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी कर लेंगे। आप फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या बच्चा ए में O2 कितने का काम 8 8 16 तो कितना हो जाएगा 14 से कितना आता है तो 14 से कितना जाता है तो जितना जाता है उसको 0.5 से गुणा करके 3 से घटा दिया करो ऐसा ज़्यादा आसान होगा। तो 2 गुणे 0.5 मतलब 3 से कितना घटाना है 1 क्यों 2.5 2 गुणे 0.5 लोग कर रहे हैं मतलब 0.5 2 बार घटेगा ना तो इसका मतलब डायरेक्टली गुणा कर दो। तो क्या करोगे 3 से क्या करेंगे घटाएंगे कितना 0.5 2 बार घटाएंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 - 1 बराबर क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा O2 प्लस कितना है 15 एक ही बार घटाना पड़ेगा O2 माइनस कितना है 17 तो 17 मतलब 14 से कितना जाता है 3 तो इसका मतलब 0.5 गुणे 3 याद बात में भाई देखो इधर है देखो 14 अगर होता तो कितना होता 3 होता और है कितना 17 तो प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन के 0.5 घटाना है तो 0.5 कितनी बार घटाना पड़ेगा 14 3 17 3 बार घटाना पड़ेगा। तो आप ऐसे करोगे 0.5 घटाएंगे ये होगा ये घटाएंगे फिर ये होगा फिर 0.5 घटाएंगे ये होगा। इससे बेटर ये है कि आप सीधे कह दो 0.5 हम 3 बार घटाएंगे इसका तो 0.5 गुणे 3 तो कितना घटाएंगे 1.5 कितना घटाएंगे 1.5 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा O2 डबल माइनस अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 - 16 और 2 18 तो 14 से कितना जाता है 4 तो कितना घटाया जाए 4 को किससे गुणा करें 0.5 से 2 आ जाएगा तो 3 - 2 बराबर कितना आ जाएगा 3। आपने लिखा है कि बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी ऑर्डर बढ़ते क्रम में बताना है तो इसका मतलब बढ़ते क्रम में आप लोग यहाँ पर कई बार गलती करते हो बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। तो अगर बढ़ते क्रम में लिखना है इसका मतलब जो छोटी वैल्यू होगी उसको पहले लिखना होगा फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी। तो सबसे छोटी कौन है O2 माइनस में कितना बेटा फिर क्या हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का 2-3 तरीका होता है। आप लोग कई बार होता क्या है कि आंसर आपको आता रहता लेकिन गलती कर देते हो। तो ये कहना जब कहा जाए कि बढ़ते क्रम में लिखें इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू पहले और सबसे बड़ी वैल्यू अंत में। घटते क्रम में लिखें मतलब सबसे बड़ी वैल्यू पहले और सबसे छोटी वैल्यू अंत में। ये हो गया। और जैसे मान लो आप लोग ऑप्शन सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कई बार होता क्या है कि पहले ऑप्शन आपको सही दिख गया मान लो ऑप्शन ए सही दिख गया तो आप क्या करते हो चलो ए सही दिख गया बस वहीं रुक जाते हो। नहीं बी सी डी तीनों को आप देखेंगे बी सी डी आप तीनों को देखेंगे। हो सकता है कि ऑप्शन ए सही है बी भी सही हो और सी में बोथ हो जाए सी में क्या हो जाए बोथ हो जाए या बी सही ए सही है बी सही है डी भी सही है सी भी सही है तो ऑल हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन ए सही है इसका मतलब आपको और तीनों ऑप्शन को चेक करना है और कोई 2 ऑप्शन सही हो गया
जैसे ऑप्शन ए और बी क्लियर मालूम है कि ये सही है, और सी आपको क्लियर नहीं मालूम है। आपको कंफर्म है कि ए भी सही है, कंफर्म है कि बी भी सही है, सी मालूम नहीं है और डी में आर लिखा है, तो फिर उस पर सोचना नहीं है। भाई क्लियर है ना कि ए और बी सही है, तो सी भले नहीं मालूम है लेकिन डी, तो अगर डी आर है इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर होगा। ठीक है। कई बार ऐसे होता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, इसका मतलब कौन करेक्ट नहीं हो, देखना है। कई बार ऐसा होता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट। हमारा दिमाग क्या रहता है खोजने में, करेक्ट रहता है, वहां पर क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। अच्छा पढ़ते क्या है कि अगर नॉट इनकरेक्ट लिखा है मतलब 3 तो करेक्ट, मतलब सॉरी 3 इनकरेक्ट होंगे और एक ही क्या होगा, नॉट इनकरेक्ट ना, मतलब एक ही, तो फिर क्या होगा वहां पे सही होगा। तो नॉट इनकरेक्ट है इसका मतलब आपको एक ही सही आंसर ढूंढना है, मतलब आपको ये देखना कौन इसमें सही है। तो ये सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें आप लोग गड़बड़ी कर सकते हो। खैर, तो यहाँ पर ध्यान दो ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो डी में क्या, डी में n2 प्लस n2 माइनस n2 डबल माइनस, नाइट्रोजन कितने का है, 14, तो मान लो क्या हो जाएगा, 3 13 15 16। अब बढ़ते क्रम में लिखना है। अब बताओ सबसे पहले किसको लिखें, n2 2 माइनस, फिर n2 माइनस, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, n2 प्लस, और क्या हो जाएगा, हो गया ना क्या सी वाला। सी में ये ध्यान दो, H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना ही जाना है, 2, तो दोनों बॉन्डिंग में हो गए ना, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 0, H2 प्लस है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 बाई कितना 2.5, H2 माइनस कितना का बेटा 3, तो 3 में 2 बॉन्डिंग बी ए ना, तो पहला दोनों बॉन्डिंग में और एक एंटी बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है, जल्दबाजी कर दे रहे हैं, आ रहा है। तो अब बताओ भैया यहाँ पर बात आ रही है, ये इस तरह की अब आपसे एक प्रश्न है, यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम देख लो, यहाँ पर देखो दोनों ऑर्डर सेम बताया गया, लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी अलग बताया गया, H2 माइनस कम स्टेबल बताया गया, जबकि H2 प्लस को ज्यादा स्टेबल बताया गया, और बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम 5। तो ऐसा क्यों है, तो H2 माइनस लेस स्टेबल क्यों है, तो आप कहेंगे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है जो हायर एनर्जी लेवल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है जो क्या है हायर एनर्जी लेवल है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे,
1 इलेक्ट्रॉन in the bonding molecular orbital. Higher energy level. सिंपली बनने वाले प्रोडक्ट की हायर एनर्जी लेवल। तो अगर आपका है कि H2 क्यों कम स्टेबल है, तो आप कहेंगे एक टर्म हायर एनर्जी लेवल में है, जो क्या है मतलब एंटी बॉन्डिंग वाले प्रोडक्ट में जो हायर एनर्जी लेवल है, इसलिए हो गया बेटा। आगे बढ़ते हैं, रिमूव करना है क्या होता है? अगला क्वेश्चन है represent following in order of bond energy. Represent following in order of bond energy. यहाँ पर जो अभी बताए थे बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको बताए थे? बॉन्ड ऑर्डर को बताए थे ना। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में 7 और 8 15। तो N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है कितना है 15 होने के कारण 2.5। NO प्लस में कितना है 14, तो कितना हो गया 3। NO माइनस में कितना है 16, कितना हो गया 2। तो इन तीन ऑर्डर का पानी एनर्जी बताना है, मतलब सबसे पहले किसको लिखना है जो सबसे कम है। तो कौन सबसे कम है N2 माइनस फिर N2 फिर भैया N2 प्लस। ये बॉन्ड एनर्जी और स्टेबिलिटी दोनों का ध्यान दो, क्वेश्चन क्या था स्टेबिलिटी ऑर्डर और बॉन्ड ऑर्डर दोनों का क्रम बताना था ना। तो यहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के क्रम में हमने बस एक ऑर्डर लिखा और कुछ नहीं बताया, जिसका मतलब दोनों का आंसर है। और जहाँ आंसर अलग था देखो वही सेम क्वेश्चन हाइड्रोजन के लिए था ना। तो यहाँ पर आंसर अलग था, तो यहाँ पर देखो बॉन्ड ऑर्डर बता दिए और यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दिए। तो जब दोनों अलग हो गए तो हमने अलग अलग बता दिया, और जब दोनों एक साथ थे तो एक साथ बता दिया। बात क्लियर है क्या? रिमूव किया है क्या? बहुत जल्दी करो, यहाँ के शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारा बहुत पहले चैप्टर को बनाना चाहिए। शेड्यूल के अकॉर्डिंग बहुत पीछे चलना है इसको। क्या बताना है इधर नोट करके ये बॉन्ड ऑर्डर का इसका बॉन्ड ऑर्डर। और यहाँ पर हमको बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2, यहाँ पर कितना है 1.5, यहाँ पर कितना है 1। ध्यान देना H2 और ऊपर ऑक्साइड है देख लो, और दोनों H हटा दो तो एक H जाने से 1 माइनस 2 H जाने से इस
नेगेटिव बुक ऑब्जेक्टिव बुक बनी है उसमें ये दिया गया है, ये वाला बॉन्ड ऑर्डर के लिए। हो सकता है चेंज कर दे, वही हाइड्रोजन हटा दे, यहाँ पर O2 माइनस के रूप में कर दे, 2 माइनस के रूप में, आपको लगेगा ये तो लेके ही नहीं है, ये बताया नहीं गया है कोई चीज है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन में कितने कम हो गए 16, तो बॉन्ड ऑर्डर 2। यहाँ पर O2 2 माइनस में कितने हो गए 18, बॉन्ड ऑर्डर कितना 1। O3 में ये मोटी से नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ रिजोनेंस से निकाल रहे हैं। कैसे निकालना है? रिजोनेंस, अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। ये बॉन्ड ऑर्डर का क्रम है। एक और चीज बेटा ये ध्यान देना, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। क्या होता है भैया? बॉन्ड लेंथ। अब यहाँ पर कुछ बुक ने, ध्यान देना, कुछ बुक ने बॉन्ड ऑर्डर के लिए बना रखा है और कुछ बुक ने बॉन्ड लेंथ के लिए बना रखा है। अच्छा होता क्या है, जैसे आपने सपोज करो देखा है, इस क्वेश्चन को बुक में देखा है, वहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर के लिए पूछा गया है, आपने रखा है ये चीज, जब एग्जाम में आएगा होगा बॉन्ड लेंथ, थोड़ा सा बॉन्ड ऑर्डर को बॉन्ड लेंथ कर दिया, तो ऑर्डर की जगह पर क्या आ गया लेंथ। क्योंकि आपने पढ़ा है एग्जाम का प्रेशर रहता है तो ध्यान में आएगा, अरे हाँ इसको तो पढ़े थे। अब ये ध्यान में आएगा बॉन्ड ऑर्डर पढ़े थे या बॉन्ड लेंथ पढ़े थे, बाकी सब कुछ ध्यान आएगा, ये भी ध्यान आएगा, ऑर्डर भी ध्यान आएगा। हाँ ये ऑर्डर पढ़ा गया था, लेकिन किसके लिए? बॉन्ड ऑर्डर के लिए या बॉन्ड लेंथ के लिए? तो आप बॉन्ड ऑर्डर तो आपने सही रखा था, लेकिन अगर बॉन्ड लेंथ कह दिया तो क्या जाएगा? अब बताओ भैया, O3 यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ कोई प्रॉब्लम? एक छोटा सा रिजोनेंस टॉपिक है तो बहुत बड़ा, रिजोनेंस हम पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, केमिकल बॉन्ड में आ भी सकता है, ठीक है। रिजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाते हैं तो वहाँ पर 2-3 लेक्चर में पढ़ाते हैं और ज़्यादा उसका एप्लीकेशन वहीं पे है, तो उसको हम वहीं मान के पढ़ेंगे। हाँ बॉन्ड ऑर्डर कई बार पूछ लेता है, केमिकल बॉन्ड में भी होगा, तो केमिकल बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। यहाँ पर bond order according to resonance. यहाँ पर हो जाएगा bond order, number of bond in most stable structure आप ध्यान रखा, रिजोनेंस का मतलब क्या होता है कि एक कंपाउंड को हम लोग कई स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं कहा जाएगा यहाँ पर रिजोनेंस है। जितने स्ट्रक्चर बनेंगे सबको क्या कहेंगे? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। तो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर जो होगा उसमें देखेंगे कितने बॉन्ड हैं और कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत आसानी से चीज़ों को अभी उतना बता दे रहे हैं जितना आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैंडल करने के जरूरी है, बाकी डिटेल में ऑर्गेनिक में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको रिमूव करें क्या भैया? रिमूव कर रहे हैं मतलब आप पहले तो आपको बताते हैं नोट करके। case of inorganic compound, its central atom is one and attached atom are same. Then number of resonating structure equal to number of attached atom.
ये शर्त है। ये फार्मूला है नंबर ऑफ रियूनाइटिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ अटैच्ड एटम। लेकिन शर्त क्या है, कब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, जब जुड़े हुए एटम क्या हो, सेम हो और सेंटर एटम क्या हो, अकेला हो। सेंटर एटम क्या होगा, अकेला हो। और ध्यान देना यहाँ पर आ जाओ CO3 डबल माइनस। अब देखना ऐसे समझो, रिजोनेंस का मतलब एक कंपाउंड को, मतलब किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर अगर एक से ज्यादा बनाया जा सके, जैसे कार्बोनेट आयन है तो यहाँ पर इसका एक स्ट्रक्चर बनाया गया, ध्यान रखिएगा, कहानी लिखाने में इसे समझाते रहे वो लोग, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो आपको 2-3 लेक्चर लगेगा कम से कम पूरा एप्लीकेशन वगैरह बताने में। तो यहाँ पर जैसे एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाया, दो, बाकी दो ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड बनाया, सिंगल। तो क्या जरूरी है कि यही ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता, जरूरी तो है ना। अगर आप कह रहे हो कि ये कार्बोनेट है, हम कह रहे हैं कि ये कार्बोनेट है, तो दोनों में दोनों सही लोग बोल रहे हैं, दोनों सही बोल रहे हैं कि कोई गलत नहीं बोल रहा है। हम कह रहे हैं कि ये कार्बोनेट है, मतलब अगला कोई कह रहा है तो सही चुके हैं, अगला कह रहा है कि नहीं ये कार्बोनेट है, तो तीनों लोग सही बोल रहे हैं, अलग गलत बोल रहे हैं, कोई तीनों सही बोल रहे हैं ना। इसका मतलब ये है कि अब जैसे इसका हमने 3 स्ट्रक्चर बनाया, जरूरी नहीं है कितना बनेगा, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम। तो कितने एटम अटैच्ड हैं, 3। इसका मतलब कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 बनेंगे। कितने बनेंगे क्या, 3 बनेंगे। बात क्लियर हो गई। अब बॉन्ड ऑर्डर बनाना है तो कितने बॉन्ड हैं यहाँ पे, 2, 1, 3, 4। और कितने स्ट्रक्चर बने हैं, कितने बने हैं, बस आगे हमारा PO4 ट्रिपल माइनस कितना होगा, ये ध्यान दो, कितना स्ट्रक्चर बनाओगे, 4। कैसे बनाओगे, ये। अब बॉन्ड कितने हैं, 2, 3, 4, 5। स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 4। तो कितना आएगा भैया, 2.25। NO3 माइनस, ये नाइट्रोजन है। अब एक बार जो बनेगा वो कोऑर्डिनेट बनेगा, लेकिन आपको बताया गया था कि कोऑर्डिनेट मान को क्या मानेंगे, सिंगल। कब मानेंगे, जब पीरियड नंबर दोनों का क्या हो, 2 या उससे कम हो। तो यह एटॉमिक नंबर का 10 से 10 या उससे कम हो। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 10 से कम है, नाइट्रोजन का तो क्या मानेंगे, सिंगल। क्या मानेगा, ये भी कोऑर्डिनेट मान था, इसको क्या माना है, डबल। क्यों, क्योंकि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा था। तो अब यहाँ पर कितने बॉन्ड हैं, 2, 1, 3, 4। कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 3। भाई डबल बॉन्ड यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1.33। O3 ओजोन, ध्यान दो इधर देखो, ये ओजोन है, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 2। एक ऑक्सीजन सेंटर एटम है और 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या 10 से कम है ना, इसका मतलब इस बॉन्ड को क्या माने, सिंगल। तो एक बार इधर सिंगल है, अगली बार इधर सिंगल कर दो, तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 2। और बॉन्ड कितने, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना भैया, 1.5। पीछे पढ़ाया कितना, O3 का लिखा क्या, 1.5। BF3 बोरान के आउटर मोशन में कितने कंपोनेंट था, 3। कितने होते हैं, 3। तीनों साझा कर लिया,
अब ये जो क्लोरीन है इसके पास लोन पे होता है बैक डोनेशन का रिजर्व है कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा थे बैक डोनेशन पढ़ाया गया था। अब यहाँ पर ध्यान दो एफ का एटॉमिक नंबर कितना है 10 से कम 9 बोरान का भी 10 से कम है तो एटॉमिक नंबर अगर 10 से कम है तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसको सिंगल मानेंगे 10 से ज्यादा है तो क्या मानेंगे डबल। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है सिंगल बॉन्ड। तो अब कितने बॉन्ड हो गए कितने 1 2 2 4 कितने बॉन्ड हो गए 4 हो गया ना। स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल हैं 3 कैसे पहली बार ये इलेक्ट्रॉन दिया अगली बार ये देते अगली बार ये देते तो कितना हो गया 4/3 कितना भैया 1.3 तो इस तरह बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे ना। अच्छा एक और चीज यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर कैसा बॉन्ड है सिंगल है डबल क्या कहोगे यहाँ पर इस यहाँ ये या ऊपर हो रहा है तो कैसा है डबल नहीं है बॉन्ड ऑर्डर कितना निकाले हो ये कहाँ कर ठीक है। तो यहाँ पर डबल नहीं बॉन्ड ऑर्डर कितना निकाले हो भाई आप कहोगे डबल है पहले सिंगल है नंबरिंग कर दिया जाए ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 तो क्या है डबल है सिंगल है ना तो सिंगल है ना तो डबल है। तो बल्कि यहाँ पर इसको यहाँ पर ध्यान दो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है ये ऐसे यहाँ पर प्योर नेगेटिव नहीं है ये समझ ना। तो इन तीनों का ये इंटरमीडिएट है यहाँ फिर से सुन लो कहानी रिजोनेंस का मतलब ये है एक ही कंपाउंड डिफरेंट स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए इसको क्या कहेंगे रिजोनेंस। जितने स्ट्रक्चर बनेंगे उनको क्या कहेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और उसके इंटरमीडिएट को क्या कहेंगे रिजोनेंस हाइब्रिड। जैसे कि क्या है इसका रिजोनेंस हाइब्रिड है। अगर आपसे पूछे कोई डॉटेड लाइन क्या दिखा रहा है तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन को दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन के हिंदी में बोला जाए तो विस्थापनीकरण को दिखा रहा है ठीक है। ये चीज है थोड़ा सा एक आइडिया आपको दे दिए ठीक है। और यहाँ पर क्या रिजोनेंस हाइब्रिड ठीक है। जो रिजोनेंस हाइब्रिड है वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है वही रियल ठीक है। जैसे आप बेंजीन बनाते हो ये ध्यान दो ये बेंजीन है ना ये ध्यान दो ये बेंजीन है ना ये बेंजीन है तो ये दो स्ट्रक्चर हैं जिसका जो इंटरमीडिएट बनाते हो ये इस तरह से बनाते हो और जब भी आप बेंजीन बनाते हो तो इसी तरह से बैठते हो ठीक है। तो या तो हम लोग जो जहाँ रिजोनेंस है या तो उसके हम रिजोनेंस हाइब्रिड को लिखेंगे। अगर हाइब्रिड नहीं लिख रहे हैं तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा उसको लिखेंगे। बात में आ रही है। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कैसे जाने कि सबसे स्टेबल है तो अभी कोई चीज़ नहीं बता रहे फिर आगे नहीं पढ़ाएंगे ठीक है। वहाँ पर बहुत सारा बताया तो 2-3 लेक्चर लग जाएगा पढ़ाने में 2 लेक्चर आगे चलें भैया। अब एक चीज हम लोग और थोड़ा सा फॉर्मल चार्ज पे चर्चा करना फॉर्मल चार्ज यहाँ पर इन न्यूट्रल स्पेसीज charge species in neutral species
क्या है? अनसेड। क्यू क्या है? अनसेड। समझिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं ओजोन का। किसका ले रहे हैं? थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिएगा, तभी आप निकाल पाओगे, नहीं परेशान पाओगे। ये एटम 1 है, ये 2 है, ये 3 है। एटम 1 से पूछो कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या गिनाएगा? अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 बताएगा ना। कैसे गिनाएगा? पहले ये देखिए। एटम 2 से पूछो कि आपके पास भैया कितने हैं, तो भी 8 बताएगा। एटम 3 से पूछो कि आपके पास कितने हैं, तो ये कितना बताएगा? 8 ही बताएगा ना। अब अगर इतना आपने कर लिया तो काम आपका अब आसान हो गया। अब ध्यान में रखना, अब हम लोग आ रहे हैं FC1 लिख रहे हैं। FC1 का मतलब पहले एटम पर कार्बन चार्ज। ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। बैलेंस कितने होते हैं? 6 में। अच्छा, अब 6 होते हैं, कितने शेड हैं? कितने शेड हैं? 2 नहीं 4। ऑक्टेट कंप्लीट है ना। तो अब यहीं पर मतलब गलती होती है 2 में। इस ऑक्सीजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के बाद कितने हैं? 8। वैसे 2 4 6 8। इस 8 में कितने शेयर हुए? 4। तो इंटू 2। और कितने शेयर नहीं है? 2 और 2 4। तो कितना आ जाएगा? 2 इधर 6 माइनस 2 माइनस 4 कितना आ गया? मतलब इसका ऑक्सीजन 1 का जो कार्बन चार्ज है कितना है? कितना गया? 0। ऑक्सीजन 2 पे लिखा जाए FC2 कितना का बैलेंस नाम से कितने शेड हैं? 2 वाले तीनों। ये वैसे ये नीला वाला है तो 2 4 6 8 गिनाया था ना। इसमें से कितने शेयर किए हैं? 6। देखो 2 4 ये 6। तो यहाँ पर क्या? और कितने शेयर नहीं किए हैं? 2। तो कितना आ जाएगा? 6 माइनस 3 माइनस 2 बराबर +1। और FC3 कितना क्या? 6 माइनस कितना? हाफ इंटू 2 माइनस कितना? 6। तो 6 माइनस 1 इंटू 6 बराबर माइनस है कितना आ जाएगा? मतलब पहले ऑक्सीजन पर कार्बन चार्ज कितना है? 0। दूसरे पर +1 और तीसरे पर -1। कहाँ डाउट है भैया? अरे भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखो, इसके ऑक्सीजन के पास बैलेंस कितने हैं? 6 है ना। कितना शेयर किया हुआ है? 2 शेयर ना। ये 2 यहाँ पर 2 शेयर कर दिए। फार्मूले में 1/2 था। कितना आंसर है? 2 4 6। तो 6 साल पर 2 कैंसिल हो गया, -1 -1। तो यहाँ माइनस से यहाँ पर +1 कैंसिल हो गया। ठीक है, -1
चार्ज स्पीशीज। Formal charge equal to number of charge upon number of atom on which it can be distributed। इन चार्ज स्पीशीज कार्बन चार्ज क्या रहेगा? नंबर ऑफ चार्ज अपॉन नंबर ऑफ एटम ऑन व्हिच इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर कितना है? CO3 डबल माइनस आपने लिया है, कितना चार्ज है, कितने ऑक्सीजन पर कितने डिस्ट्रीब्यूट होगा? कार्बन पे तो ऐड नहीं, अभी भी बनाया था डायग्राम है, ध्यान दो, ऐसे बनाया था, ये देखो, ये ऐसे बनाया गया था, ये माइनस चार्ज किस पे आएगा? ऑक्सीजन पे, और कितने ऑक्सीजन हैं? 3, तो चार्ज कितना? 2, ऑक्सीजन कितने? 3, तो कितना आ जाएगा? 0.66। ठीक है, CO4 ट्रिपल माइनस हो जाएगा भैया, चार्ज कितना है? 3, ऑक्सीजन कितना है? NO3 माइनस, बोलो भैया, बता देंगे ना? What is bond order and formal charge in phosphate ion respectively? क्या हो गया? डी डी ये ठीक है, दूसरा कर सकता है ऐसा। अभी दोनों बता ही दिए, दोनों आपको बता दिया गया है ना क्या? तो फॉर्मल चार्ज के बारे में भी हल्का सा आपको फॉर्मल चार्ज बता दिया, हल्का सा रेजोनेंस वाला बताया गया। अब एक टॉपिक बच रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रिमूव करें इसको भैया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
है तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम and hydrogen present on electronegative atom। ध्यान दो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यही तीन माने जाएंगे, तो ध्यान देना यहाँ पर ROH क्या है, ROH यहाँ पर क्या होता है माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। ये ध्यान देना ये H कहाँ पर है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये जो H है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे था इसको ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जहां पर वर्ड यूज किया जाएगा उसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। अगर आपसे कह रहे कि क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है तो आप कहेंगे नहीं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पर पाया जाएगा, F O या क्या हो N पर H प्रोजेक्ट हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। ठीक है, which have hydrogen bonding which does not have बस होना तो लाइन में सब अपन चला करके which does not have hydrogen bonding, which does not have hydrogen bonding। किसमें गया सी, क्या हो जाएगा सी, ये RCOH होता है। क्या होता है RCOH हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। अच्छा कंडीशन पहले देखो, कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या लिखते हो क्वेश्चन, निकाले कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
हाइड्रोजन should present on electronegative atom। वही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो अभी बताया गया था क्या, NO और F। साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम should be less। size of electronegative atom should be less and electronegativity should be high। hydrogen bond strength, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर ध्यान देता है HBS लिखा है शॉर्ट में। ये साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑन विच हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। तो साइज छोटी होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक क्या होना चाहिए, साइज छोटी होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एक बार नीट का एक क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान दो, क्वेश्चन के रूप में पूछा था, जिसको एग्जांपल के रूप में दे रहे हैं। F माइनस, यहाँ पर क्या बेटा, HAF, ये माइनस ये क्या होगा प्लस, ये O माइनस, ये H प्लस, ये क्या हो जाएगा F माइनस, ये N माइनस, ये क्या हो जाएगा H प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा F माइनस। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये साइज क्या है, बढ़ रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, घट रही है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, सो उल्टा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो ये अरेंज करने के लिए पूछा था, जो हमने आपको एग्जांपल के रूप में करा दिया। देखो यहाँ पर F, O और M तीनों हैं, तो यहाँ पर F, O और M नीचे जाने पर साइज क्या है, बढ़ रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मित्रों फिर आपसे एक क्वेश्चन करें, घटेगा, HBS तो लिखे हो, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, इधर देखो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर सबसे ज्यादा है और यहाँ पर क्या है, सबसे कम है। क्यों कम है, तो नाइट्रोजन की साइज बड़ी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है। और कोई डाउट, इधर आ जाओ, आगे वहां से दिख रहा है तो तकलीफ सर हो गई, लेकिन उसको नहीं बच्चे देना सर भैया, चलो बेटा। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मिनिमम आइटम रिक्वायर्ड टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने मिनिमम आइटम होने चाहिए हाइड्रोजन बनाने के लिए, हाँ कम से कम
3 बनाया गया है, मैं तो अभी लोग बनाते आराम से। आप डिफिनेशन क्या लिखे हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए कब बनता है, किसके बीच में, आप मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में और उस हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्रेजेंट हो। तो ध्यान देना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये वो हाइड्रोजन है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्रेजेंट था। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्रेजेंट हो और दूसरे के द्वारा क्या किया जाए, अट्रैक्ट किया जाए, दूसरे के द्वारा क्या किया जाए, अट्रैक्ट किया जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। निकाला है इसको, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टू टाइप पहला इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, या इसको हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन मॉलिक्यूल क्या कहेंगे, विद इन मॉलिक्यूल, या एक ही मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में पाया जाए। ठीक है, फॉर्म या फॉर्म इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल, इसलिए सेम नहीं लिखे हैं, सिंगल कह रहे हैं। सेम का मतलब आप सेम टाइप भी समझ सकते हो, सेम का मतलब आप सेम टाइप मान लोगे तो एक वाटर दूसरा वाटर ले लोगे, नहीं, एक ही मॉलिक्यूल हो, दूसरा होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान देना बेटा, ये ध्यान दो, इसको हम लोग कहते हैं ये आर्थोफिनाल, आर्थोनाइट्रोफिनाल। ध्यान देना, इसको ये ध्यान दो, क्या कहेंगे, ओएन फिनाल मतलब आर्थो नाइट्रोफिनाल। ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी है, दूसरे पोजीशन को आर्थो कहेंगे, तीसरे को मेटा और पांच चौथे को आर्थो नाइट्रोफिनाल। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर इस ये H प्लस हो जाएगा और वो क्या आ जाएगा, माइनस, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन पाया जाएगा, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। इसको क्या कह रहे हैं, इसको मॉलिक्यूल का क्या नाम है, सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या नाम बेटा, सैलिसिल एल्डिहाइड। ये सैलिसिल एल्डिहाइड। प्लस ये माइनस, ये सैलिसिलिक एसिड। मुनाफा मात्र लेकिन यार बोर्ड लोग साफ हो कर लो कभी भैया, पर आप ही लोगों को है दिख रहा है ना, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड। बोला हम बनाते हैं, एक कर ले लो तो गलत को समझाई कर देगा।
इसको मिटा दे रहे हैं ऊपर को भैया, लिखिएगा विद इंक्रीज, ये एरो ऊपर मतलब इंक्रीज इन डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, चांस of intramolecular hydrogen bonding decreases। ध्यान देना बेटा, ये पहले समझ लो क्या लिखे हैं, ये H है और ये क्या है O। जैसे जैसे इनके बीच दूरी बढ़ेगी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की संभावना घटेगी। तो ये ध्यान दो, ये आर्को है जो बनाए हो, अब ये मेटा में क्या करने जा रहे हो, चांस बढ़ाओगे घटाओगे, ये ध्यान दो, ये O और H दूर हो गए हैं और ये पैरा है, ये पैरा है, क्या है बनेगा, अरे पैरा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हो, ये एमएन फिनाल, आप इसको फिर से लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं सुधार कार्यक्रम आप भी शुरू करो। एमएन फिनाल, इसको क्या लिखो बेटा, पीएम फिनाल, पैरा नाइट्रो फिनाल, यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, मतलब हमारी ये पीएम फिनाल, यहाँ पर क्या लिखोगे, एट डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम increases, so chance of intramolecular hydrogen bonding decreases। Because of rough law, they have थोड़ा सा know what to do। हाँ तो लिखते रहिए आपको चांस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन डिक्रीज, लिखिएगा इफेक्ट ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इफेक्ट ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
लिख लो उसको, इसको रिमूव करो क्या हो जाएगा अभी हो जाएगा। अब लिखेगा इफेक्ट ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर करंट बॉन्डिंग, लिखेगा इट डिक्रीजेस क्रॉस को नहीं सर क्रॉस के माइनस के बाद ये चलो हाँ यहाँ पर क्या स्लाइड लिखिएगा इफेक्ट ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Decreases surface height of the तो क्या होता है? अच्छा अब ये बताओ अगर वैसे हाथ फैला के खड़े हैं और ऐसे हाथ बटोर के खड़े हैं, किस कंडीशन में हमारी सरफेस एरिया ज़्यादा है? फैला के है, तो इसका मतलब यहाँ तो हाथ फैला हुआ है और यहाँ पर क्या हुआ है? नहीं फैला है। इसका मतलब जहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहाँ पर सरफेस एरिया क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और सरफेस एरिया घटने से बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। लिख लेंगे इट डिक्रीजेस सरफेस एरिया। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस सरफेस एरिया। इट डिक्रीजेस surface area, they decreases, so decreases boiling point, decreases melting point, decreases viscosity, decreases density, but increases volatile nature, increases vapor pressure. It also decreases solubility and decreases acidic strength. तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बेटा ये सरफेस एरिया घटा देता है, जिससे क्या घट जाता है? बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, विस्कोसिटी घट जाएगी और क्या घट जाएगी? डेंसिटी। अच्छा किसी का बॉइलिंग पॉइंट अगर घट गया इसका मतलब वेपर में आसानी से बदलेगा या नहीं बदलेगा? आसानी से बदलेगा। भाई एक लिक्विड ले लो, बॉइलिंग पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस है, एक का 20 डिग्री सेल्सियस है, तो कौन आसानी से वेपर में बदलेगा? 10 वाला या 20 वाला? 10 वाला। 20 वाला आसानी से वेपर बदल जाएगा। 20 वाले आपको वेपर बदलने के लिए आप टेम्परेचर 20 तक दोगे तब जाएगा ना, तो 10 पहले मिलेगा या 20 पहले मिलेगा? 10। तो लो टेम्परेचर जिसका है, मतलब जो लो बॉइलिंग पॉइंट है उसका मतलब वेपर प्रेशर उसका ज़्यादा होगा या उसके वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर सरफेस एरिया तो बढ़ रही है, सरफेस एरिया क्या बढ़ रही है? बढ़ रही है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, विस्कोसिटी
भैया बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ रही है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, बट वेपर प्रेशर क्या है, घट रहा है। वोलाटाइल नेचर घट रहा है। ये उल्टा एरो लगा है, एरो उल्टा लगाए हैं भाई। यहाँ पर इंट्रा मालिक पर यहाँ पे ना, तो एरो इधर होता तब ये जैसा मान लिखे वैसा लिखते, लेकिन एरो उसका अपोजिट लगा है, तो इसका मतलब जो लिखा गया उसका उल्टा बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, which has maximum volatile nature? कोलन फिनाल, एमियन फिनाल, पीएम फिनाल, सिम्फारा, क्या रहेगा, क्या रहेगा? वोलाटाइल पूछा गया ना, तो आप इंट्रा मालिक्यूलर ऑर्डर प्लानिंग यहाँ पर होगी, कहाँ पे है भाई? यहाँ पर आपने लिखा, देखो वोलाटाइल नेचर कहीं लिखे हुए घट रहा है। वोलाटाइल नेचर क्या लिखे हो, ये देखो वोलाटाइल नेचर घट रहा है, इसका मतलब इसका वोलाटाइल नेचर क्या होगा, सबसे, अरे भाई घट रहा है मतलब सबसे ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं ना, इसका मतलब अल्फा वाले का वोलाटाइल नेचर क्या होगा, सबसे ज्यादा है, और पहला वाले का वोलाटाइल नेचर सबसे कम है। यहाँ घटते हुए क्रम दिखा रहे हो ना, बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा है, तो देखो बढ़ रहा है ना, तो यहाँ से चले बढ़ रहा है, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा है, विस्कोसिटी, मतलब ये प्रॉपर्टी जो जहाँ एरो ऊपर है ये पैरा का सबसे ज्यादा है, और जहाँ एरो नीचे है वो आपको, ठीक है। तो चलो आज इंटर हम लोग पढ़ लिए, तो थोड़ा सा इंटर वाली को हार्ड वाली पढ़ेंगे और वांडर वाल फोर्स, तो कल मुश्किल से आधा घंटे या 40 मिनट में ये टॉपिक हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स पे। या कोई डाउट अगर किसी बच्चे को होगा तो अपना बता देगा, उसका डाउट बता देंगे, फिर आगे आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नहीं होता है, देखो इसको आप कर दीजिएगा। Yeah.